हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं आज बात करूंगा ब्लड क्लॉट्स के बारे में कि ब्लड क्लॉट्स क्या होते हैं और क्या ब्लड क्लॉट्स सारे के सारे हार्मफुल हैं और ब्लड क्लॉट्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ब्लड क्लॉट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, अवेयरनेस के लिए। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई डायग्नोसिस नहीं कर रहा, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट या मेडिकल एडवाइस प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर दैट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस पर्पस। अब जब हम ब्लड क्लॉट की बात सुनते हैं, नॉर्मल जब हम डिस्कशन करते हैं ना कभी भी ब्लड क्लॉट का, तो हम घबरा जाते हैं। तो क्या सारे के सारे ब्लड क्लॉट डेंजरस हैं? क्या ब्लड क्लॉटिंग होना खराब चीज है? क्या सारे के सारे ब्लड क्लॉट डेंजरस हैं? जी नहीं। अभी मान के चलिए, आप ये मेरी फिंगर है, अगर इसमें चाकू लग जाए और अगर ये मेरी जो उंगली है, अगर ये चाकू से कट जाए तो क्या होगा? खून निकलेगा। अब लेकिन हमेशा तो निकलता ही नहीं रहेगा खून, थोड़ी देर बाद देखूंगा अगर मैं हेल्दी हूं तो मेरा ये जो खून है ये निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये खून निकलना बंद कैसे हुआ? ये हुआ क्लॉट की वजह से। तो क्लॉटिंग इज एसेंशियल। क्लॉटिंग इज एसेंशियल। अगर क्लॉटिंग ना हो तो मेरे हाथ पे जो चाकू लगा है, खून निकलता है तो ऐसे खून निकलता ही रहेगा और मेरी डेथ हो जाएगी ब्लड लॉस की वजह से। तो क्लॉटिंग जरूरी है। तो यहाँ तो क्लॉटिंग जरूरी है, जैसे आपको कुछ कट लग गया, आपको इंजरी हो गई, तो क्लॉटिंग बहुत जरूरी है, आपकी जान बचा रही है। ठीक है। क्लॉटिंग में जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि क्लॉट का कैसे बनता है क्लॉट। सिर्फ ये मान के चलो उसमें प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्लॉटिंग जरूरी है जान बचाने के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आना शुरू होती है जब एबनॉर्मल क्लॉटिंग हो जाए। एबनॉर्मल क्लॉटिंग क्या होती है? एबनॉर्मल क्लॉटिंग क्या होती है? एबनॉर्मल क्लॉट क्या होते हैं अगर बात करूं, जब ये क्लॉट जमना स्टार्ट हो जाए, कहां पे? जहां नहीं जमने चाहिए, जहां ब्लड नहीं जमना चाहिए। क्लॉट एक तरीके से खून में, एक जो खून में आपका ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में खून चल रहा है। ठीक है, ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? दो मान के चलते हैं मेन, आर्टरीज और वेन्स। ठीक, कैपिलरीज को भी मैं काउंट नहीं कर रहा, आर्टरीज और वेन्स लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ब्लड चलता है हमारी बॉडी में। ये समझ लो पाइप है, इनमें ब्लड चलता है। तो अगर इसमें कोई रुकावट आ जाए, ठीक है, तो उसको आप समझ लो क्लॉट कहते हैं। ऐसे समझ लो, जैसे कि ये ब्लड वेसल है, अब यहाँ चल रहा है, उसको रेड से ले लेते हैं, खून चल रहा है, खून नॉर्मल फ्लो कर रहा है। अब इस नॉर्मल खून के फ्लो में अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ ब्लॉकेज आ जाती है, जैसे ब्लॉकेज आ गई, ठीक है, तो ये क्या है? ब्लॉकेज, ये क्लॉट है। तो क्या होगा? खून आगे फ्लो नहीं करेगा। अब जब खून आगे फ्लो नहीं करेगा तो जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो फिर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्लॉटिंग की अभी मैं बात कर रहा हूं, मैंने जैसा भी बोला कि क्लॉटिंग एक तो हमें बचा रही है। पहले केस जो मैंने अभी आपको बताया, वहां क्लॉटिंग एसेंशियल है, वो हमारी जान बचाती है। जैसे मैंने बोला था, मेरा अगर हाथ कट जाता है चाकू से तो। अब एबनॉर्मल क्लॉटिंग क्या है? एबनॉर्मल क्लॉट क्या है? एबनॉर्मल क्लॉट ये है जब आर्टरीज में और वेन्स में क्लॉट जमने स्टार्ट हो जाए, वो प्रॉब्लम वाली बात है। जो हमारी ये जो ब्लड की वेसल्स हैं, ठीक है ना, ये जैसे मान लो ये आर्टरी है या ये मान लो वेन है, तो अगर आर्टरी या वेन के अंदर ऐसे क्लॉट जमने स्टार्ट हो जाए तो इससे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से एबनॉर्मल क्लॉटिंग है। यहाँ हमें क्लॉट नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ क्लॉट हमारे लिए डेंजरस है, हमारी जान भी जा सकती है इससे। तो ये है एबनॉर्मल क्लॉटिंग। ठीक है, तो सारी क्लॉटिंग खराब नहीं होती है। जब क्लॉट आर्टरीज में या वेन्स में जमने स्टार्ट हो जाते हैं तब प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें क्लॉट आर्टरीज में और वेन्स में नहीं चाहिए। हमें क्लॉट सिर्फ तब चाहिए जब इंजरी है। ठीक है, ताकि जो हमारी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए, तब तो काम की है। लेकिन आर्टरीज और वेन्स में जमना स्टार्ट हो जाए क्लॉट, तब प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे है अब देखते हैं। देखो, ये देख रहे हो आप, ये एक थोड़ा मैं एग्जांपल दिया आपको कि देखो ये एक नॉर्मल आर्टरी है और ये देखो ये जैसे क्लॉट जम जाता है। ठीक है, क्लॉट जम गया तो खून आगे जाने में प्रॉब्लम होगी। ये देखो यार, ये क्लॉट है, इससे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये ब्लड फ्लो कर रहा था, ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ से आ रहा है पीछे से, अब यहाँ क्लॉट जमा हुआ है। ठीक है, तो आगे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम आएगी। ये रुकावट है ना बहुत बड़ी, ये क्लॉट है। ठीक है, अब एक चीज, क्लॉट दोनों जगह जम सकते हैं। क्लॉट आर्टरीज में भी हो सकते हैं, क्लॉट्स वेन में भी जम सकते हैं, और दोनों ही जगह क्लॉट डेंजरस होते हैं। ठीक है,
अब बात अगर मैं आर्टरी की करूं, तो अगर आर्टरी में क्लॉट जमता है, जैसे मान लो क्लॉट आर्टरी में जम गया हार्ट में, ठीक है, तो अगर हार्ट की आर्टरी में क्लॉट जमता है तो इससे क्या होता है, हार्ट अटैक। अगर ब्रेन की आर्टरी में क्लॉट जमता है उससे क्या होता है, स्ट्रोक। ठीक है, इसके बारे में, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बारे में ऑलरेडी मैं पुराने वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देखो, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हार्ट अटैक क्या है और स्ट्रोक क्या है। ठीक है, तो अगर हार्ट के आर्टरी में ब्लॉकेज, ये क्लॉट जम रहा है तो उसको हम बोल तो उससे हार्ट अटैक आता है। अगर ब्रेन की आर्टरी में क्लॉट जम रहा है तो उससे स्ट्रोक आता है। ठीक है, तो ये आर्टरी की कहानी हो गई। अब बात करते हैं जब वेन्स में क्लॉट जमता है तो क्या होता है। अब देखो ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक आपकी जान ले सकता है, जानलेवा है। तो ये क्या है, क्लॉट जमना क्या हो गया यहाँ पे, इस केस में अगर आर्टरीज में क्लॉट जम रहा है तो वेरी रिस्की है, डेंजरस, वेरी डेंजरस, जान जा सकती है। अब बात करते हैं वेन्स में, जब वेन्स में क्लॉट जमते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है। अब पहले तो देखो वेन्स की अगर बात करूं तो पहले ये चीज समझ लो, वेन्स दो तरह की होती है, एक होती है सुपरफिशियल और एक होती है डीप वेन्स। सुपरफिशियल वेन्स वो होती हैं जो हमारे स्किन के पास होती है, जो हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि ये देखो, आपने कभी एक्सरसाइज करी है, वेट लिफ्टिंग करी है, आपने बॉडी बिल्डर देखे होंगे, ठीक है, तो ये देखो आप ऐसे दिखाई देती हैं, इस ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आपका भी बॉडी का फैट परसेंटेज कम है तो आपको भी दिखाई दे जाएगी। तो ये क्या है, ये सुपरफिशियल वेन्स है जो हमें दिखाई दे रही है, जो ऊपर है, ठीक है, स्किन के पास है। अब एक होती है डीप वेन्स, वो आपको दिखाई नहीं देती, डीप वेन्स आपको दिखाई नहीं देती और मेजॉरिटी ऑफ ब्लड उसी में फ्लो करता है। ठीक है, तो वेन्स दो तरह की होती हैं, सुपरफिशियल और डीप वेन्स। सुपरफिशियल वेन्स में भी क्लॉट जमते हैं और डीप वेन्स में भी क्लॉट जमते हैं। तो सुपरफिशियल वेन्स में जो क्लॉट जमते हैं तो उसकी वजह से ज्यादातर आप देखो वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर जो अंदर वेन्स है हमारी, डीप में जो वेन्स चल रही हैं, उसमें अगर क्लॉट जम जाए तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर इसमें क्लॉट जम जाता है डीप वेन्स में तो हम इसको बोलते हैं डीवीटी। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब डीवीटी की वजह से एक प्रॉब्लम और होती है, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, ये बहुत सीरियस कंडीशन है, ये लाइफ इसमें चली जाती है, अगर इलाज ना हुआ, इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसमें जान जाने का बहुत हाई रिस्क रहता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में समझेंगे कि डीवीटी क्या है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोज में। ठीक है, तो इस पर मैं टच नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम इस वाले पोर्शन को ज्यादा टच करेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक है। वेन्स में यहाँ पे जब क्लॉट जमता है डीप वेन्स के अंदर तब प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो डीवीटी के बारे में बात करेंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देखो हम बात कर रहे हैं, अब एक सेकेंड इसको कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, डीवीटी के बारे में। ठीक है, जब डीप वेन, जो वेन्स अंदर की तरफ होती हैं, डीप वेन में जब क्लॉट जमता है तो हम इसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नाम क्यों है, क्योंकि ये वेन अंदर की तरफ है, डीप में। ठीक है, थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है रुकावट, ब्लड क्लॉट जमता है ना जो, उसी को थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। सिंपल टर्म से बोलूं तो थ्रोम्बोसिस का मतलब है ब्लड क्लॉट का जमना, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। तो जब डीप वेन के अंदर ब्लड क्लॉट जम रहा है तो उसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब ये ज्यादातर कहाँ होता है, ठीक है, बॉडी में जो डीवीटी होता है कहाँ पे होता है, मोस्टली होता है लेग्स में, पैरों में। ठीक है, पैरों में होता है। अब देखो पैरों में कैसे हो रहा है, ये देखो, ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है। एक चीज और बताऊं, वेन्स में क्या लगी होती है, हमारी जो वेन्स होती है इसमें वॉल्व होती है, वेन्स में क्या होती है, वॉल्व होती है, वॉल्व है। ठीक है, तो अभी देखो ये नॉर्मल ब्लड है, ये नॉर्मल वेन है, इसमें आराम से ब्लड फ्लो हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब ये है डीवीटी, डीवीटी का केस। डीवीटी के केस में क्लॉट जम जाएगा, ये जो पैर की, ये जो आपकी वेन जा रही है ना, जैसे मान लो ये पैर की आपकी वेन है, इस पैर की वेन में यहाँ क्लॉट जम गया। ठीक है, तो ये देखो ये नॉर्मल वेन है, अब इसी वेन में मान लो यहाँ पे क्लॉट जम जाता है, ये देखो ये क्लॉट है, इतना बड़ा क्या है ये क्लॉट है। तो पैरों की वेन में जब क्लॉट जम गया है तो उसको हम बोलेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो अब ये देखो जो खून है ये ठीक से आगे जा नहीं पा रहा है, देख रहे हो ना आप, खून आगे जा ही नहीं पा रहा, इसमें तो आगे चला गया आराम से, यहाँ जा ही नहीं पा रहा, आगे की तरफ नहीं जा पा रहा ठीक से, तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा,
ये जो आपका पैर है जिसमें डीवीटी, जिसको मान लीजिए किसी को हो चुका है, डीवीटी पेशेंट है, तो जो पैर है स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि खून का थक्का जम रहा है ना, क्लॉट जम रहा है, तो पैर स्वेल हो जाएगा, ठीक है, पैर लाल पड़ जाएगा, ठीक है, और टेप ऐसा लगेगा जैसे आप उसको छूओगे पैर को तो गरम गरम सा है। मैं दिखा देता हूँ आपको डीवीटी में कैसे होता है। ये देखो, ये वाला पैर, इसमें डीवीटी हो रखी है, ठीक है, ये वाला पैर इसका नॉर्मल है, और इस वाले पैर में डीवीटी हो रखी है। तो देखो पैर कैसा दिखाई दे रहा है, सूज गया है, स्वेलिंग आ रखी है, ठीक है। ये देखो, ये इसमें और क्लियर होगा, ये वाला पैर देखो, इसमें डीवीटी हो रखी है, तो पैर पूरा फूला हुआ है, ठीक है, एकदम स्किन लाल पड़ जाती है, गर्म भी होती है आप टच करोगे तो, ठीक है। तो ये है डीवीटी। अब ये देखो, ये थोड़ा सा इसमें और दिखा रखा है, ये इसकी इस वेन को लिया पैर की, और यहाँ पे देखो ये ब्लड का क्लॉट जम रहा है। तो जब पैर की वेन में ब्लड का क्लॉट जम जाता है तो हम उसको बोलते हैं डीवीटी। हाथों में भी हो सकता है, आर्म्स में भी हो सकता है, बट ज्यादातर पैरों में होता है। अब प्रॉब्लम क्या है इससे ज्यादा, डीवीटी से प्रॉब्लम क्या होती है, देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो पैरों में डीवीटी के केस में ये डेंजरस क्यों हो जाता है, अगर बात करें हम इसकी कि ये डेंजरस है, ठीक है। पहली बात तो लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है, इस चीज के बारे में लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है। और ये डेंजरस क्यों है, इसकी क्यों होता है, पैरों का जो क्लॉट होता है कभी कभी क्या होता है, ये टूट जाता है, ये जो क्लॉट होगा ना बड़ा सा टूट जाएगा, या फिर ये क्लॉट ही, ठीक है, ये यहां से ट्रेवल करता है, ये पैरों से निकल के ऐसे ट्रेवल करेगा और ये आपके हार्ट तक आएगा, हार्ट से फिर ब्लड पंप होगा, हार्ट से ब्लड पंप होकर जाता है लंग्स में। तो ये लंग्स में जाके ना, लंग्स की जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, उसको ब्लॉक कर देगा। तो जब लंग्स की अगर आर्टरी को ब्लॉक कर दिया तो फिर लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होगा, तो जब ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होगा तो हाँ इश्यू हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों नाम है इस चीज का, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में स्लाइड में, पीई बोलते हैं इसको, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और ये इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है, इसमें इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, ठीक है, नहीं तो जान भी जा सकती है, ठीक है, पीई की वजह से जान जा सकती है मरीज की, क्योंकि लंग्स में अगर प्रॉपर तरीके से आप देखो, लंग्स में क्लॉट आ गया है, लंग्स में ठीक से, तो अब क्लॉट आ गया तो ब्लड फ्लो नहीं होगा ठीक से, ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होगा तो लंग्स ठीक से काम नहीं करेंगे, तो अगर लंग्स ठीक से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर सांस फूलेगी, फिर चेस्ट में पेन होगा, फिर ढंग से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगी तो गए आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। इसका नाम पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग से, पल्मोनरी का मतलब ही लंग्स है। एम्बोलिज्म क्या होता है, जब ब्लड का क्लॉट टूट के, जैसे यहां से टूटा है, ठीक है, जैसे ये था, यहां से मान लो टूट के बड़ा सा क्लॉट था, जैसे ये देखो, ये डीवीटी में बड़ा सा क्लॉट था, कुछ हिस्सा उसका टूट गया क्लॉट का। अब ये टूटा हुआ हिस्सा क्लॉट का ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करके कहां पहुंच गया, हार्ट में पहुंच गया, हार्ट से कहां पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया। तो जब ये क्लॉट ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है, तो इस क्लॉट को बोलते हैं एम्बुलस। टूट के क्लॉट ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है आपके ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है, वेन के अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो इसको तो ऐसे जो क्लॉट घूमता रहता है, ठीक है, आवाराओं की तरह, इसको हम बोलते हैं एम्बुलस, ऐसे क्लॉट को। तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्बोलिज्म। समझ में आ गया, इसीलिए इसका नाम लंग्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। पल्मोनरी लंग्स से मतलब हो गया, एम्बोलिज्म क्यों है, क्योंकि टूटा हुआ क्लॉट घूम रहा है और जाके फिर वो वहां पे हार्ट से लंग्स में चला जाएगा, वहां ब्लॉकेज कर देगा, वहां डेथ हो सकती है, सीरियस कंडीशन है ये, समझ गए। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा था ये डेंजरस है डीवीटी, ठीक है, क्योंकि इससे जो प्रॉब्लम होती है ना, लाइफ थ्रेटनिंग है, पीई इज लाइफ थ्रेटनिंग। अब कौन लोग रिस्क पे हैं डीवीटी के, अगर बात करें डीवीटी किसको होता है, कौन आदमी रिस्क पे है, किसी को भी हो सकता है डीवीटी, ठीक है, डीवीटी किसी को भी हो सकता है, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में आपसे बात करता हूं मैं। क्या रिस्क फैक्टर हैं, पहली चीज, अगर आप लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में, या आपकी सर्जरी हो रखी है, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप हॉस्पिटल में हो, तो अब हॉस्पिटल में हो तो आप ऐसे डांस तो करोगे नहीं, आप लेटे हुए हो, ठीक है, आपकी सर्जरी हुई है, कुछ आपको प्रॉब्लम हो गई है, तो आप लेटे हुए, तो जब आप लेटे हुए तो बहुत लंबे टाइम तक आपका पैर हिल नहीं रहा, ठीक है, आपकी बॉडी चल फिर नहीं रहे आप, ठीक है, आपका मूवमेंट कम हो गया। तो जब मूवमेंट कम हो जाता है, जब हम बहुत सेडेंटरी हो जाते हैं, या जब हम बेड रेस्ट पे आ जाते हैं, तो क्लॉट्स बनने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो इसलिए अगर आप बहुत लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में हैं, या आपकी सर्जरी हुई है, ये सर्जरी के बाद क्या हो जाएगा, आपका मूवमेंट बंद हो गया, आप बेड रेस्ट पे आ गए, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हाई हो रही है। जहां पे भी आपका मूवमेंट बंद होगा ना, आप सेडेंटरी होते जाओगे, वहां प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये भी देखा गया, जो लोग बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं, जैसे अगर आप मान लो एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो और आप काफी ट्रैवल करते हो और
बहुत लंबे लंबे टाइम तक आपको बैठना पड़ता है एट अ स्ट्रेच, आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप 24-24 घंटे बैठे हुए हो, 2-2 दिन आप बैठे हुए हो, कोई आपका मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, आप ज़्यादा मूव नहीं कर रहे, तो वहाँ डीवीटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए तो देखो आप जनरली बोला जाता है सेडेंटरी इज द न्यू स्मोकिंग, ये बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर हम सेडेंटरी रहते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम काफी सेडेंटरी हो गए हैं, पूरे पूरे बैठे रहते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, मूव नहीं करते, तो इसीलिए आपको मूव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हर आधे घंटे बाद या हर 1 घंटे बाद, अगर आपका बैठने का काम है तो हर 1 घंटे बाद आप मूव करो, ठीक है, मूवमेंट करते रहो। बिल्कुल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने हाथ पैर ऐसे ही बैठे बैठे हर 1 घंटे बाद ना हाथ पैर ऐसे करके पैर हिलाओ, हाथ हिलाओ, ठीक है, कुछ ना कुछ बैठ के आप एक्सरसाइज कर सकते हो, यूट्यूब पे देख लेना, बैठ के भी एक्सरसाइज होती है, बट मूवमेंट जरूरी है, ठीक है, अपने हाथ पैर हिलाते रहो, ठीक है, क्योंकि अब कंप्लीटली सेडेंटरी हो गए, मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा, तो वहां पे फिर चांसेस हाई हो जाते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के। फिर और कौन रिस्क पे है? एक तो मैंने बताया कि हम किसी भी तरीके से अगर हम सेडेंटरी हो रहे हैं या हम बेड रेस्ट पे आ रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं? ओल्डर एज, ज़्यादातर ओल्ड एज में प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, ठीक है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की। अगर आप ओवरवेट है, ठीक है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है क्लॉट बनने की, वीटी समझ लो क्लॉट बनने की बात हो रही है, पहले जेनेटिक कुछ कॉजेज आ रहे हैं, फिर ठीक है कैंसर, कैंसर से भी रिस्क हाई होता है क्लॉट बनने का, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ड्यूरिंग एंड जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। फिर कुछ जैसे मेडिसिन होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए होती हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी मेडिसिन, इससे भी ब्लड क्लॉट होने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। फिर किसी इंजरी की वजह से और ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। तो गाइस ये था वीडियो, अगर यार वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।